गुजरात सरकार के सामने गैंगरेप के दोषियों का सम्मान होता है। गुजरात प्रशासन के सामने गैंगरेप के दोषियों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। इन तस्वीरों को देखकर गुजरात की बिल्किस बानो के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने उसकी आबरू को तार तार कर दिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आज न सिर्फ उसके गुनहगारों को जेल से बाहर निकाला जाता है, बल्कि उनका सम्मान किया जाता है। ये कहां का इंसाफ है? ये कैसा न्याय है? ये तस्वीरें देखकर बिल्किस बानो के दोषियों को सजा सुनाने वाले निचली अदालत के जज, जो अब रिटायर हो चुके हैं, यूडी साल्वी से भी बोले बिना नहीं रहा जाता। आज तक से बातचीत करते हुए यूडी साल्वी कहते हैं, बिल्किस बानो केस के गुनहगारों को जेल से बाहर निकलने और इस पर मिठाई बांटे जाने, माला पहनाकर स्वागत किए जाने को लेकर कहा है कि ये सही नहीं है। एक बार जब उन्हें दोषी ठहराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोष सिद्धि को बरकरार रखा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपराध किया है। मैं कहूंगा कि ये बैड टेस्ट है, लेकिन क्या किया जा सकता है? रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही हैं, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायद करेंगे जो बिल्किस बानो का रेप किए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो रेप करते हैं, तो उसके खिलाफ भी भाजपा की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तीसरा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर उन लोगों को सजा हुई। गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है। बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी राधेश्याम को वीएचपी के अरविंद सिसोदिया फूलों की माला पहनाकर इस तरह से फोटो खिंचवाते हैं जैसे कोई स्वतंत्रता दिवस पर क्रांतिकारी जेल से बाहर आया। वीएचपी बिल्किस बानो के गुनहगारों को माला पहनाती है, मिठाइयां बांटती है और गोधरा से बीजेपी के विधायक सीके राहुल जी बलात्कारियों को ब्राह्मण और संस्कारी बताते हैं। आखिर ये कहां का इंसाफ है? ये कैसा न्याय है? 2002 के गुजरात दंगों के इस मामले में दोषी कुछ लोग ब्राह्मण हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं, और ये संभव है कि उनके परिवार की अतीत की गतिविधियों के चलते उन्हें फंसाया गया होगा। जो हमारे देश की कानून संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और ये एमएलए है, बताइए, ये बीजेपी के एमएलए हैं, इनका जगह होनी चाहिए जेल में। पहले बड़ी बेशर्मी से बीजेपी विधायक बिल्किस बानो के गुनहगारों को ब्राह्मण और संस्कारी बताते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। वैसे तो पेपर में न्यूज आया था, इसलिए वैसे तो दूसरे 3-4 ज्ञाति के लोग भी है, इसमें आदिवासी भी लोग है, बख्शीपंथ के लोग भी है, और वैसे भी ये जो कुछ दंगा फसाद हुआ इसमें इंटेंशनली भी नाम दिया होगा, हो सकता है। और वैसे भी उसने, उन लोगों ने 18 साल की जेलवास वो कर ली है, और नियम की वजह से 14 साल से ज्यादा जो जेलवास करते, इसमें जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स के बारे में ये निर्णय तय किया है। विधायक सीके राहुल जी गुजरात सरकार की बनाई उस समिति के भी सदस्य थे जिसने बिल्किस बानो से बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया। ऐसे में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ, हत्यारों के साथ, जो उनके परिवार की जिन्होंने हत्या की, इस तरह का क्षमादान दे देना, उनको रिहाई कर देना, वो भी अमृत महोत्सव जिस दिन पूरा देश मना रहा हो, उस दिन ऐसा विषैला काम किया जाए, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ये किसी भी व्यक्ति को, वो राजनीति में हो, वो कांग्रेस में हो, वो भाजपा में हो, कहीं भी हो, क्या हम किसी बलात्कार की शिकार को उसका मजहब देखकर निर्णय लेंगे कि इसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या क्या हम बलात्कारियों का धर्म देखकर सोचेंगे कि इनको जेल होनी चाहिए या इनको बाहर होना चाहिए? ये किस स्थिति में हम हिंदुस्तान को लेकर जा रहे हैं? और झूठ पर झूठ गुजरात सरकार ने यह निर्णय, इन 11 अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को रिहाई का निर्णय क्या केंद्र सरकार की सहमति के बगैर लिया? 15 अगस्त को जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होता है, तब मां भारती की एक बेटी के 11 गुनहगार जेल से रिहा होते हैं। जी हां, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था।
बिल्किस बानो ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिर 2008 में गैंगरेप के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। बिल्किस की आबरू तो नहीं लौटी, लेकिन उसने इस बात पर सब्र कर लिया कि उसके गुनहगारों को सजा मिल गई। अब बिल्किस बानो का अतीत उसे फिर से आंसुओं के समंदर में धकेल रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ याकूब रसूल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बिल्किस के पति हैं। अन्य मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, अमी याग्निक जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की नेता जुड़ रहे हैं, विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विनी दुबे जी एडवोकेट हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। क्या आपको विनोद जी इस बात पर दुख नहीं हो रहा है कि जिन्हें कन्विक्ट किया गया, जिन्हें दोषी माना गया बलात्कार के मामले में, उनका वीएचपी के लोग फूल माला से स्वागत कर रहे हैं? क्या आपकी आंखें शर्म से नहीं झुकती है इस पर? नहीं, उससे पहले मुझे बड़ा दुख और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है अंजना जी कि आप ऐसे सब मुद्दों से वीएचपी को जोड़ने से पहले आपने तथ्यों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते? आज तक जैसा चैनल भी अगर इस तरह की बातें करेगा तो मुझे वास्तव में पीड़ा होगी। आपको हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हिंदू समाज वो समाज है जो कि यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसकी बात करता है। हमने मुस्लिम महिलाओं के साथ भी जो हलाला होता था उसका भी तीव्र विरोध किया। हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्त कराने की कोशिश की है। हम किसी भी प्रकार के बलात्कारी को कठोरतम सजा देने के पक्षधर हैं। लेकिन आपने जिस तरह से आपके डिबेट में इस बात को शुरुआत किया, इससे मुझे बहुत आहत हुआ हूं मैं कि आपने तथ्यों को वेरीफाई करे विष्णु हिंदू परिषद का नाम कैसे ले दिया। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लो विनोद जी आपको इसीलिए बुलाया है ताकि वीएचपी का पक्ष आए। हम स्क्रीन पर फुल स्क्रीन दिखाइए। क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये डिनाई कर रहे हैं कि जितने लोग स्वागत कर रहे हैं 11 दोषियों का, उनमें से एक भी व्यक्ति वीएचपी से किसी तरह से भी जुड़ा नहीं है? ए और बी, अगर आप इसके खिलाफ हैं तो क्या आप भी ये मांग उठाएंगे कि इन 11 लोगों को वापस जेल में डाला जाना चाहिए? नहीं, देखिए, आप जो बात कह रही हैं, सबसे पहले तो आपको अपने चैनल पर क्षमा मांगनी पड़ेगी कि आपने विश्व हिंदू परिषद का नाम पहले बिना वेरीफाई किए क्यों लिया। इस हमने आरोप पर सवाल किया है, आप तो माफी मंगवाने पे तुल गए। हमने आरोप पूछा कि आरोप है कि वीएचपी ने ऐसा किया है। आप बेवजह की नाराजगी ना जाहिर करें, आप स्पष्ट करें कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अंजनी, मैं विनम्रता पूर्वक, बड़े आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, ये बात आपने पहले पूछी होती तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात का स्वागत करता कि विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता है कि नहीं है और विश्व हिंदू परिषद इस बारे में क्या कहता है। लेकिन आपने जो बात लाइन शुरुआत की कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा स्वागत किया, वो मुझे आहत करने वाली है, हिंदू समाज को आहत करने वाली है। विश्व हिंदू परिषद कभी भी किसी भी प्रकार के, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, विश्व हिंदू परिषद कभी भी किसी भी प्रकार के बलात्कारी के साथ में या सजा भोगी जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ में नहीं खड़ा होता। दूसरी बात ये, आपने डिनाई नहीं किया सर, मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ कि क्या जितने लोग इस तस्वीरों में स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये डिनाई करेंगे कि उनमें से कोई भी व्यक्ति वीएचपी से जुड़ा हुआ नहीं है? विनोद जी। अंजना जी, मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं कि इस बात को आपने शुरुआत करने से पहले ये मुझे बताइए कि आपने तथ्यों को वेरीफाई किए बिना, मैं आपसे विनोद जी जो पूछ रही हूँ वो आप डिनाई करने को क्यों तैयार नहीं है? क्या डर है आपको? मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखिए, जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा तब तक मैं बात को ऐसे हवा में नहीं बोलता। जिस तरह से आपने बोल दिया कि विश्व हिंदू परिषद ने, मैं आरोप पर सवाल ना करूं आपसे, आप तय करेंगे कि मैं क्या सवाल पूछूं और ना पूछूं। मैं आपसे बोल रही हूं कि या तो आप विश्व हिंदू परिषद के की तरफ से आए हैं तो आप ऑन रिकॉर्ड डिनाई कीजिए, और अगर आप नहीं आए हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिर बहस में आपके बैठने का क्या तात्पर्य है। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक तीसरी बार सवाल कर रही हूं सर, आप वीएचपी को रिप्रेजेंट करने इस डिबेट में आए हैं, क्या आप ऑन रिकॉर्ड डिनाई करेंगे कि ये लोग जो इन तस्वीरों में दिख रहे हैं इनका वीएचपी से कोई लेना देना नहीं है? आप एक बार डिनाई कर दीजिए, तमाम जो खबरें अभी तक चल रही हैं उन सबको पूर्ण विराम लग जाएगा। बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं दोबारा से, मुझे बड़ा आहत हो रहा हूं। आज तक वैसे चैनल विश्व हिंदू परिषद का नाम ले रहा है, ये जानते हुए भी कि विश्व हिंदू परिषद की छवि कैसी है और नारी सम्मान के विषय में वो सोचता क्या है। और आपने कहा कि विश्व हिंदू परिषद हमने आरोप पर आपसे सवाल किया, आपने तीसरी बार में जाकर सवाल का जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ बहस में। अलका जी, आमी याग्निक जी, मैं आपके पास आ रही हूं। याकूब रसूल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्किस के पति हैं, बिल्किस बानो के। याकूब जी, आपके दर्द में पूरा देश शामिल है, कई
देश भर से लोग ये मानते हैं कि जिस महिला के साथ इतने विभत्स तरीके से व्यवहार हुआ है, जिसकी 3 साल की बच्ची को उसकी आंखों के सामने मारा गया, परिवार के 7 लोगों को मारा गया, इन 11 लोगों को अब रिहा किया गया है। वीएचपी की तरफ से विनोद बंसल जी हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं वीएचपी ने स्वागत नहीं किया है। आपके पास क्या जानकारी है? और जो ये खबर आई कि इन 11 लोगों को रिहा किया गया है, आप पर, आपकी पत्नी पर क्या बीत रही है इस वक्त? देखो, इस वक्त हम बहुत मायूस हैं, बहुत हमारे सर दिल के अंदर बहुत बड़ी चोट लगी है, क्योंकि आज एक महिला ने, एक बिल्किस जो है, पूरे देश ने देखा है कि उसने कैसी लड़ाई लड़ी है। 18 साल तक वो लड़ाई लड़ती रही और आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट, जिन्होंने उनको कंपटीशन और उस चीज और दे के, अब बिल्किस एक थोड़ी आगे जिंदगी जीने की बच्चों के साथ कोशिश कर रही थी। जब ये आरोपी गांव में आते थे तो उनको बहुत डर लगता था, और उसके बाद हमको अचानक लोकल मीडिया के माध्यम से जो पता चला कि भाई आपके केस के आरोपी आज रिहा हो गए, तो जब पहले तो हमने थोड़ा देखा और न्यूज़पेपर देखा कि भाई न्यूज़ में क्या आ रहा है। उसके बाद जब मैं बिल्किस के पास गया, ये बात तो सच है, तो हम एकदम से चौंक गए कि इतनी बड़ी बात आज गुजरात सरकार ने जो कर दी है, और गुजरात सरकार ने हमको कोई उस चीज की नोटिस नहीं बताई। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है कि आपने गुजरात सरकार से कुछ गुहार लगाई है? देखो, अभी तक हमारे पास उन कमेटी के जो पेपर्स करे हैं, उन्होंने किस तरह कमेटी बनाई है, क्या करा है, वो हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। जब तक वो पेपर हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उसमें उन लोग कौन कौन लोग थे, क्या करा उसने, किस तरह उन्होंने बनाया है और किस तरह छोड़ा है, उनका क्या नेचर माप किया है और क्या ये किया है, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि आगे का क्या रणनीति है हमारी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका याकूब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम लोगों की तरफ से भी यही कह सकते हैं कि इस हिम्मत के साथ आप और आपकी पत्नी इस जंग को लड़ रहे हैं, उसमें सभी आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका याकूब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपी घांगर हमारे साथ, हमारी सहयोगी भी इस खबर पर जुड़ गई है। जो अन्य मेहमान है वो दिखा दीजिए। गोपी, वीएचपी को इस बात से बहुत नाराजगी है कि उन पर यह आरोप लग रहा है कि उनके लोगों ने मालाएं पहनाई। खबर ऐसी भी आई थी कि न सिर्फ मालाएं पहनाई गई, वीएचपी के दफ्तर में भी पूरा जो स्वागत का कार्यक्रम था वो किया गया। इस पर क्या फैक्ट के आधार पर जानकारी है आपके पास गोपी? अब गोधरा की सब जेल से जब 15 अगस्त को ये सारे 11 के 11 लोग बाहर निकले, उसके बाद उसके ठीक सामने वीएचपी का दफ्तर आया हुआ है। ये सारे लोगों को वीएचपी के दफ्तर पे जैसे ही बाहर निकले, उनको मिठाई खिलाई गई। उसके बाद उनको वहां से वीएचपी दफ्तर ले जाया गया और वीएचपी दफ्तर में उनको तिलक किया गया, उनको जो फूलों की माला है वो पहनाई गई। बाकायदा उनका जैसे स्वागत किया गया हो, इस तरीके से उनका स्वागत किया गया। और वहाँ पे जो राधे श्याम करके जो आरोपी थे, जो जेल के अंदर बंद थे, उन्होंने ये बयान दिया कि ये उनके लिए काफी एक तो भावुक मोमेंट है। गोपी, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद बंसल जी, अब आपने लाइव सुन लिया, इसीलिए हमने रिपोर्टर को कनेक्ट किया, क्योंकि अभी तक आप आज तक पर तमाम लोगों पर आरोप लगा रहे थे। वो बता रही हैं कि जेल के सामने वीएचपी के दफ्तर में उनका स्वागत हुआ है। अब आप अपने शब्दों को वापस लेना चाहेंगे? नहीं, मैं गोपी बहन जी से बात करना चाहता हूँ। जरा उसका विजुअल दिखाएं कि विश्व हिंदू परिषद ऑफिस जिसको बात कर रही हैं, वो विश्व हिंदू परिषद का कौन सा ऑफिस है? भाई मुझे बताइए, 3 साल से वो ऑफिस अभी गोधरा में खुला नहीं। ऑफिस की फोटो दिखा रहे हैं, ऑफिस की फोटो दिखा रहे हैं, देखिए। ना, अंजना जी फोटो से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल अंजना, आप पूछिए उनको कि अरविंद सिसोदिया करके जो गोधरा के आपके वीएचपी दफ्तर में वहाँ पे जो दफ्तर के इंचार्ज जो है उनका नाम है अरविंद सिसोदिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है, जो हार माला पहनाते हुए हैं। अब बोलिए मिस्टर बंसल, तस्वीरें दिखाइए, वो वही है। मिस्टर बंसल अब बोलिए। नहीं, अरविंद सिसोदिया नाम का कोई विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में कोई नहीं कार्यकर्ता, और नहीं मैं पहले कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल से कार्यालय खुला नहीं, तो कार्यकर्ता मैंने भी, जैसे आप गोपी जी वहाँ बैठी हुई हैं, गोपी जी जो रिपोर्ट कर रही है, मैंने भी वहाँ स्थानीय मेरे कार्यकर्ता से बात की है और वाकई मैंने पता किया। हम तो कंफर्म करके ही जानकारी और आरोप के तौर पर फिर भी आपसे पूछ रहे थे, इसीलिए हमने रिपोर्टर को कनेक्ट किया, क्योंकि वीएचपी दफ्तर और अरविंद सिसोदिया आपके कार्यकर्ता की बात हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि आपको पता है गोधरा में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है।
शुरू में फिर क्या आप झूठ बोल रहे थे या अब बोल रहे हैं? नहीं अंजना जी, मैंने जो डिनाई किया था उन लोगों को जिनकी तस्वीर दिखाई थी, मैं उनके बारे में कह रहा था। मुझे उनके बारे में नहीं पता अरविंद सिसोदिया की। लेकिन जो अरविंद सिसोदिया जिसकी बात कर रहे हो, मैंने वो नाम ही पहली बार सुना है इसका। ऐसा कोई अरविंद सिसोदिया नाम का कोई पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद का वहां पर नहीं है, ये मैं कह रहा हूं आपको। और मैं कह रहा हूं, मतलब विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहा है ना जी। किसी को सर्टिफाई करने का काम कौन करेगा, मुझे बताइए। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या कि विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी है? नहीं। देखिए मीडिया में एक जवाब इसका। देखिए गोपी जी, मीडिया में कोई बात अगर रखते हैं तो कोई तथ्यों को वेरीफाई करके रखते हैं, और किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की छवि खराब करने के मकसद से अगर कोई भी चलाएगा तो आज तक भी चलाएगा, ये ठीक नहीं है। जवाब सुनिए। सर एक बार आप अपने गुजरात के जितने भी बीएचपी के अधिकारी हैं, आप उनसे जरा एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि कुछ वीडियोस भी हमारे पास आए हैं, कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई है, और ये सारी तस्वीरें बीएचपी दफ्तर की है। सर आप नहीं है, मानिए, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का कोई दफ्तर वहाँ पर है ही नहीं, खुला ही नहीं है अभी। मैं कह रहा हूँ कोविड के बाद में विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय था खुला ही नहीं वहाँ पर। चलिए ठीक है। और आप मुझे बताइए आपका विश्व हिंदू परिषद कार्यालय, मैं कह रहा हूँ ना आपको। चलिए गोपी, हमारी सहयोगी ने जो वहाँ पर देखा है और फैक्ट के आधार पर रिपोर्टिंग की है वो रख रही है। आप उसको झूठ सच जो करना है करते रहिए, आप इसको अपनी तरीके से जानकारी दीजिए। लेकिन आप ही ने शुरू में कहा था कि मैं भी कंफर्म नहीं हूं। अब मैं आपके पास अमी याग्निक जी आना चाहती हूं। देखिए, पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है, जिस विभत्स तरीके से बिल्किस बानो के साथ ये सब कुछ हुआ था। आप कल्पना कीजिए, 3 साल की बच्ची का वहां सिर पटक कर उसे मार दिया गया, 7 लोग परिवार के उनके साथ, ऐसी हालत कर दी इस महिला की कि वो बेसुध वहां पर हो गई थी, और उसके बाद अब ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया है। कमेटी ने किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कमेटी में 2 बीजेपी के विधायक हैं। मैडम, कमेटी ने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। आपका नाम अमीबेन याग्निक है? नहीं, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट जवाब ने सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए अमी जी। अंजना जी, ये यहाँ जब से ये रिया हुआ है, इन लोगों को रिया किया गया है, तब से एक चुप्पी सी है। न तो कोई स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर से, राज्य सरकार से, जिन्होंने कमेटी का गठन किया था। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार तय करेगी, क्योंकि हर जगह परिपत्र अलग होता है। ये परिपत्र या नोटिफिकेशन के हिसाब से होता है, रेमिशन पॉलिसी होती है हर स्टेट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा है। इन लोगों को कुछ पूछते हैं तो न तो चीफ मिनिस्टर ने जबान खोली है, न तो होम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, न तो महिला मंत्री बोल रही है जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, न तो स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन जिसको फर्जियात रिजिग्नेशन देना पड़ा फरवरी में सब कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, वो भी आज खाली पद है। पर फॉर्मर होने के नाते भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो यहां से गए दंगे के समय, वो यहां के होम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर यहां से गए हैं गुजरात के, और वो 15 अगस्त को जैसे उन्होंने कहा कि हमें नारी शक्ति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिग्निटी रखनी चाहिए, हमें सशक्तिकरण करना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण में महिला का सहयोग हो, महिला का प्रदान हो, तो इसमें भी सब चुप्पी है। तो इस बारे में नोबडी स्पीकिंग, एक लफ्ज कहीं से नहीं आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 2002 का ये कांड है, उसमें ये लड़की, ये बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ गैंग रेप हुआ है, उसकी 3 साल की बच्ची को दीवार के साथ पटक के मारा है, और 7 लोग फैमिली के, उसकी फैमिली को मार दिया गया है। गैंग रेप प्लस मर्डर उसका कन्विक्शन हुआ है, और उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के तहत ही ये ट्रांसफर होते एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। कोई अपने आप केस कोई दूसरे स्टेट में जाता नहीं है, तो ये इसमें कन्विक्शन हुआ है। और किस पॉलिसी के आधार पे, किस रेमिशन पॉलिसी के आधार पे, किस रेमिशन पॉलिसी के आधार पे ये कौन सी कमेटी बनाई गई है? इस कमेटी में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थे, ज्यूरिस्ट थे, सोशल वर्कर थे? कौन सी कमेटी थी? इसका गठन कैसे होता है? इसमें ट्रांसपेरेंसी थी? कौन सा पैरामीटर्स था? सोशल वर्कर या विक्टिम की हालत
देखी गई थी, चाल चलकर कैसा था ये 11 लोगों का जेल के अंदर, कितनी बार बाहर निकले थे, कितनी बार पैरोल पे थे, कितनी बार फरलो पे थे, इनकी सारी रिपोर्ट बड़ी डिटेल में होनी चाहिए। पर वो बताते हैं कि 1992 की रेमिशन पॉलिसी को कंसीडर करके राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था। राज्य सरकार ने ये नहीं बताया कि 2013 में भी एक रेमिशन पॉलिसी थी, कन्विक्शन कौन से डेट पे हुआ था, ये सब टेक्निकलिटी में जवाब नहीं देते हैं, पर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमने निर्णय किया है। सब गलत बात है और ये बातें आपसे जवाब गलत है। और मुझे लगता है कि महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण, महिला मान, ये सब आज जो ये बात हो रही है वो न्याय की बात है। अगर एक महिला को आप न्याय नहीं दे सकते, उसको सुरक्षित नहीं रख सकते, उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो ऐसा गवर्नेंस मॉडल, ऐसे राज्य सरकार का निर्णय कैसा है? क्यों कोई बोलता नहीं है? यहां भी महिला मंत्री है, सेंटर में भी महिला मंत्री है, क्यों कोई जवाब नहीं देता है? क्यों कोई एक अक्षर नहीं बोलता है महिला के बारे में? जब वोट चाहिए तो तब महिला की बात करते हो, सशक्तिकरण की बात आती हो तो सिर्फ बातें करते हो, या बेटी बचाओ की बातें करते हो। तो ये कहां का न्याय है कि आप एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकते अपने विक्टिम के बारे में, और क्या सुरक्षा देंगे? आपने कभी ये कमेटी ने ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन किया है कि महिला की क्या हालत होगी? बड़ी मुश्किल से वो बाहर संभल के आई है और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रही है, तो कौन सा ये आजीवन कन्विक्शन किस तरह ये कमेटी ने राइट ऑफ कर दिया? तो खुद ही जज बन गए, खुद ही जुडिशियल सिस्टम बन गए, खुद ही तय कर लिया कि हमें ये करना है, और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये सही बात नहीं है, ये न्याय की बात है। उन्होंने न्याय करना अपने हाथ में ले लिया कमेटी ने। बिल्कुल। अश्विनी दुबे जी, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब समझना चाहते हैं जिन्हें दोषी कोर्ट से करार दिया गया बलात्कार के मामले में, वो भी ऐसा वैसा नहीं जहां पर 5 महीने गर्भवती एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी बच्ची को दीवार पे पीटकर जान से मार दिया गया, 3 साल की बच्ची को, 7 लोग परिवार के मारे गए, और उसमें जो कन्विक्टेड होते हैं उन्हें एक कमेटी बनाकर रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया जाता है। ये कौन सा प्रावधान है और क्या ये न्याय संगत है? उस महिला की सुरक्षा का क्या? रिमिशन पॉलिसी में जो ये कमेटी बनाई जाती है, क्या वो सरकार की तरफ से बनाई जाती है? क्या इसकी कोई रूपरेखा कोर्ट की तरफ से दी गई है कि उसमें कौन शामिल हो सकता है? सभी एपॉलिटिकल लोग होंगे या पार्टी के, सरकार की तरफ से भी लोग हो सकते हैं? क्योंकि दावा यह है कि इस कमेटी में 2 बीजेपी के विधायक हैं, जिसमें से एक सीके राहुल जी हैं। देखिए, कमेटी में इंडिपेंडेंट लोग भी होते हैं, कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज की सुपरविजन में कमेटी बनती है, जेल के सुपरिंटेंडिंग ऑफिशियल्स में से कोई एक होता है और बाहर के भी लोग होते हैं। वो कमेटी हर स्टेट की अलग अलग बनती है और वो कमेटी जो है डिसीजन लेती है। अगर कमेटी के किसी डिसीजन पे कोई अवरोध होता है तो अदालत फिर उसको रिव्यू करती है। तो अब बिल्किस बानो और उनका परिवार कोर्ट जाकर इसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकता है। बहुत सारे लोग देश भर में इस तरह की गुजारिश कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिवोक हो और उनको वापस जेल में डाला जाए। ये किया जा सकता है, ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बात को देखने का पूरा विवेकाधिकार अदालत के पास है, और अदालत में किसी भी व्यक्ति को जा करके, ये सुप्रीम कोर्ट की सेटल्ड जजमेंट है कि अगर किसी पॉलिटिकल बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर किसी को सपोर्ट करने के लिए अगर रेमिशन पॉलिसी का बेजा इस्तेमाल हुआ है या किसी को जानबूझकर छोड़ा नहीं जा रहा है, तो वो दोनों बातों में, दोनों परिस्थितियों में अदालत के पास रिव्यू के लिए आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस पे कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब विनोद बंसल जी, आप बताइए, क्या आपको भी नहीं लगता है कि वापस इन 11 लोगों की जगह जेल में है, इनको जेल में ही होना चाहिए? आपको देखिए ये समझना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा कि आखिरकार एक फारूक चिश्ती था, आपको याद होगा 1992 की घटना है अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ में वो फारूक चिश्ती ने एक सीरियल रेप किए थे और वो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ था। आप आखिरकार ये वो भी एक मुसलमान था। ये अंतर ये कि गुजराती हिंदू हैं, इसलिए उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है लोगों को। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार वहां पर कोई नहीं बोलता, और ये गुजराती जो घटना घटी, मैं कहता हूं ये घटना निंदनीय है, लेकिन उससे पहले जो गोधरा की घटना घटी उसमें भी तो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मारा गया था, मासूम बच्चे भी मारे गए थे, उनको तो जिंदा जला दिया गया था उस गोधरा में। उसकी चर्चा नहीं करेगी, उनका दर्द नहीं है, किसी को दर्द नहीं है, और न ही जुडिशियल प्रोसेस की कोई चिंता है, न इनका विश्वास है। अब ये कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया। अरे भाई, सरकार ने ऐसा किया तो पहले सरकार पर भरोसा नहीं, आज भी सरकार, आप चले जाओ, आप गुजरात छोड़ के जाओगे, इसका मतलब क्या? जी अम्बीबेन जी। नहीं, इनकी बौखलाहट देख के समझ में आता है कि इनको ये इश्यू कितना चुभ रहा है। यहाँ गोधरा कांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कांड की बात कर रहे हैं।
हम एक कांड की बात कर रहे हैं जहां एक महिला को एक गुनाह महिला के साथ हुआ है। उसका केस कहां चला, कौन से राज्य में चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया। आप शांति से सुनिएगा, आप न्यायाधीश मत बन जाइए और सरकार भी मत बन जाइए, सरकार भी मत बनो और न्यायाधीश भी मत बनो। विनोद जी बीच में नहीं, विनोद जी प्लीज, शाउटिंग मैच नहीं कर रहे हम लोग, नहीं वो सारे नहीं है सर। अंजना जी आपने अपना पक्ष रखा, आपने गोधरा पर सवाल पूछा, मैं उनसे पूछ रही हूँ। अभी मुझे सब केसेस में नहीं जाना है, आज हम बात ये कर रहे हैं कि बिल्किस बानो के जो अपराधी थे 11 लोग, उनको आजीवन कारावास दिया गया है। आजीवन कारावास देने के बावजूद अगर एक कमेटी, जेल कमेटी सबको रिहा कर देती है तो आजीवन कारावास में उनको क्या लगा कि इस कमेटी के मेंबर्स ने राज्य सरकार की गठित की हुई ये समिति है खुद बन गए, वो जज जस्टिस जो भी कर रहा था और न्याय की बात हाथ में लेके सबको रिहा कर दिया। तो ये बात है कि ना तो आपने कोई एक्सपर्ट को रखा है, न को आपकी कमेटी इंडिपेंडेंट है, ना आपने विक्टिम का ख्याल रखा है और ना आप ये रेमिशन की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा महिला के लिए संवेदनशीलता है? तो सरकार को तो जरूर पूछेंगे, जो भी सरकार है गुजरात में उसको ही पूछेंगे कि आपने कमेटी गठन कर दी तो आपने कितने इंडिपेंडेंट कमेटी मेंबर्स लिए थे, उनमें कितने सोशल वर्कर है जिनको जेल की प्रोसीजर्स का पता है, कितना क्या कॉन्डक्ट लिखा है। इसमें ना तो मुस्लिम, ना तो महिला, ना तो कुछ दिखा जाता है, इसमें सिर्फ केवल अपराध देखा जाता है। और अपराध की ग्रेविटी इतनी ग्रेव है कि आपने एक बच्ची को मार दिया है, प्रेग्नेंट बीवी पे, प्रेग्नेंट लड़की पे आपने महिला पर आपने गैंग रेप किया है, तो इसकी सजा तो कोर्ट ने दे दी है। आपने कमेटी के पास ऐसा कैसा तथ्य आ गया कि आपने सारों को रिहा कर दिया? तो सवाल तो उठेंगे, जरूर उठेंगे। और ये कमेटी ने किसके इशारे पे किया है? और एक तरफ आप देख रहे हो कि गुजरात सरकार की चुप्पी, और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उसी दिन 15 अगस्त को कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला डिग्निटी की बात करते हैं। डिग्निटी मतलब न्याय, न्याय मतलब उसको रिस्पेक्ट दो कि अपने आप सुरक्षित महसूस करे और चले। अब ये बिल्किस बानो तो अभी से सिकुड़ गई है। आपने सुना उनके हस्बैंड को कि इतने डर गए हैं, उन्हें कई स्टेटमेंट भी दिया है कि हम हमारा पता परमानेंट नहीं रख सकते, इतने डरे हुए इतने साल से। क्या बात कर रहे हैं हमारे पैनल पे जो है, उनको तो पता ही नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं। ये न्याय की बात है, न्यायपालिका की बात है। तो बिल्किस बानो को न्याय मिला, वो कहती है कि मुझे न्याय मिला, पर इसके बाद क्या आपने क्या कर दिया? ये ठीक है, विनोद जी का इस पर रिएक्शन। विनोद जी देखिए, मैं कहता हूं अंजना जी, मैं कहता हूं कि बिल्किस बानो हो या कोई दूसरी बानो हो, हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं। मातृशक्ति हमारे लिए पूज्य है, हम किसी को भोग्या नहीं मानते। एक बार बोल दीजिए ना विनोद जी, हम इस्लाम की तरह एक बार बोल दीजिए, पूरा देश गदगद हो जाएगा वीएचपी के रिएक्शन से। बोलिए कि उन 11 दोषियों को वापस जेल में उनकी जगह है, उनको वहां भेजना चाहिए। बस ये 2 लाइन बोल दीजिए। नहीं, मुझे बताइए अंजना जी, आपके बोलने से, मेरे बोलने से क्या वो चले जाएंगे? क्योंकि आपकी भावना तो समझ पाएंगे ना कि आपको बेटी की चिंता है या नहीं है। मुझे प्रत्येक बेटी की चिंता अंजना जी, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता। इस केस पर नहीं कहा, इसलिए मिसलीड मत कीजिए। मिसलीड मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही रेमिशन दी है मेरी बहन, सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन दी है, रेमिशन की पॉलिसी दी है। क्या कहीं से भी मिस्टर दुबे इसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन दी है? एक सेकेंड, हाँ या ना? समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब 1 अप्रैल 2022 को मुकदमा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस अधिकार क्षेत्र में यह अपराध कारित हुआ है उस जगह की हाई कोर्ट सुनेगी। और रेमिशन पॉलिसी में अंजना जी 5 लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है और डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, लोकल मेंबर होते हैं और कंसर्न जेल सुपरिंटेंडेंट होते हैं। रेमिशन पॉलिसी में यह जरूर देखा जाता है कि किस नेचर का अपराध है और बाहर उनके छूटने से क्या पुनः उस तरह के अपराध होने की संभावना है। रेमिशन पॉलिसी एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। चलिए ठीक है, हमने सभी पक्षों को सामने रखने की कोशिश की, इसीलिए हमने बिल्किस बानो के पति से भी आपकी बातचीत कराई अपने दर्शकों की, और इसी के साथ सभी पक्ष जो इस मामले में है उन्होंने भी अपनी बात कही है। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि 11 गैंगरेप के दोषी, क्या फूल माला से उनका स्वागत होना चाहिए? क्या उनकी रिहाई होनी चाहिए, जब वो बेटी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्किस बानो आज प्रश्न खड़े कर रही है? आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।